शुरुआत इंडिया गठबंधन और सनातन से जुड़े विवाद की खबर से करेंगे। विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया की तरफ से सनातन पर शुरू किया गया विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अपने नेता उदयनिधि स्टालिन की तरह एक और डीएमके नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने सनातन पर अब विवादित बयान दे दिया है और एक कार्यक्रम में वो अपने सहयोगी उदयनिधि जैसे अंदाज में ही सनातन के खिलाफ बोले, लेकिन इस बार वो इंडिया गठबंधन का मकसद भी बता गए। इंडिया ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். हालांकि इसके बाद पोनमुडी ने 26 पार्टियों के जमघट का मकसद सामाजिक सोच के साथ एक अच्छे समाज का निर्माण भी बताया, लेकिन सनातन के खिलाफ बयान ने बीजेपी को विपक्षी गठबंधन पर हमले का मौका दे दिया। जो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। देश के कई राज्यों में बढ़ती चुनावी हलचल के बीच सनातन के खिलाफ विपक्षी दलों की बयानबाजी को बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने ऐसा किया तो इसकी वजह विपक्षी गठबंधन के कुछ नेताओं ने ही दी, खासकर डीएमके जैसी पार्टी ने। सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से करने और इसके खात्मे की बात कर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने डीएमके के बयान पर करीब करीब चुप्पी सी ही साध ली, खासकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने। इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस की ही सबसे बड़ी नेता को निशाने पर लिया। सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। बीजेपी ने आरजेडी नेताओं के रामचरितमानस के खिलाफ दिए बयान, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयान और उद्धव ठाकरे के राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर गोधरा जैसे कांड होने के अंदेशे से इंडिया गठबंधन की नीयत पर सवाल खड़े किए और डीएमके के रुख को इससे जोड़ा। हालांकि कांग्रेस ने गठबंधन को सभी धर्मों का सम्मान करने वाला बताया। हमारा जो फिलॉसफी है वो सर्वधर्म समभाव की है, हम सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बढ़ती आहट के बीच इस बार इस घमासान के केंद्र में सनातन आ गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ ही अशोक गहलोत सरकार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया और इसे बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में मुद्दा बनाने की कोशिश की। कभी राम को नकारती है, कभी धर्म को नकारती है और कभी ये कहती है ये सनातन जो है मोदी जीत गया तो ये ताकतवर हो जाएगा, इस सनातन को समाप्त करो। जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है क्या हम उसको स्वीकार करेंगे? शेखावत ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताकर लोगों से राज्य सरकार को बदलने की अपील की, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता का ये अंदाज नया नहीं। इससे पहले 5 सितंबर को बाड़मेर में इसी मुद्दे पर उनके शब्द इतने तीखे हुए कि बात जुबान खींचने तक पहुँच गयी। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। और चुनौती का ये अंदाज 11 सितंबर को बीकानेर में हदें पार करता दिखा, जब महिलाओं के अत्याचार के मुद्दे पर शेखावत के निशाने पर राज्य के मंत्री शांति धारीवाल आ गए। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? अशोक गहलोत सरकार ने किया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो आप भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, वो आप भी मंत्री है। ऐसा व्यक्ति जिसको उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए और अरब सागर में फेंक देना चाहिए, वो आज राजस्थान के मंत्रिमंडल में मंत्री है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में एक बड़ा ऐलान कर दिया। उनके इस बयान के बाद भारत से लेकर पीओके तक में खुशी की लहर है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अपने आप भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। दरअसल राजस्थान के दौसा में एक कार्यक्रम के दौरान जनरल वीके सिंह को पत्रकारों ने बताया कि पीओके में लोग भारत के साथ विलय की मांग कर रहे हैं और इस पर उनसे बीजेपी का रुख पूछा गया, जिसके बाद वीके सिंह ने कुछ समय इंतजार करने की बात कही। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पीओके के लोग भारत में विलय की मांग करते दिखे थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर जनरल वीके सिंह के ताजा बयान पर अब सियासत गर्मा गई है।
कांग्रेस से लेकर शिवसेना, यूबीटी तक ने सवाल किया है कि आखिर ये काम पिछले 9 साल में क्यों नहीं किया गया और पीओके का मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जनरल वीके सिंह से सवाल किया कि पीओके के भारत में शामिल होने के लिए और कितना इंतजार करना होगा। कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो करने वाले होते हैं वो बोलते नहीं है। इंदिरा गांधी ने करके दिखाया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े, अगर हिम्मत है तो 2 टुकड़े करके दिखाए। जबकि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि जनरल वीके सिंह को सेना प्रमुख रहते हुए पीओके को भारत में लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अरुणाचल का हिस्सा चाइना के मैप पर दिखाया गया है, ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा अखंड भारत का सपना देखा है। पीओके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें घेरा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया कि पीओके की बात कर वीके सिंह चीन के मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि चीन ने भारत की बहुत सारी जमीन कब्जा कर ली है। देखिए, मुझे लगता है कि वीके सिंह साहब चीन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात एक फैक्ट है कि चीन ने भारत की बहुत सारी जमीन कब्जा ली है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि पीओके के लोगों पर पाकिस्तान सरकार जुल्म कर रही है, इसलिए वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। देखिए, पिछले 10 साल में भारत बना है, अगले 10 साल में अखंड भारत भी होगा। पीओके भारत का हिस्सा है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि तंगहाली और महंगाई की वजह से पीओके के लोग अब भारत में मिलना चाहते हैं। पीओके के लोग जो हैं, उनको साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जबरदस्त उन्नति हो रही है। पीओके के शिया मुस्लिमों ने अपने लिए भारत का रास्ता खोलने की मांग की है। पीओके के लोगों का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनके संसाधनों को तो जमकर खर्च कर रही है, लेकिन उन्हें उसका फायदा नहीं दे रही। ऐसे में पीओके एक तरह के गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इन दिनों पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और पीओके की आवाम मोदी सरकार से बॉर्डर खोलने की मांग कर रही है। पीओके के लोग पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी दिलाने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पीएम मोदी उन्हें भूखे मरने से बचाएं। दरअसल पीओके के लोगों को समझ में आ गया है कि भारत 75 वर्षों में चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान को अब भी दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। इसलिए भलाई इसी में है कि वो भारत में शामिल हो जाएं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनमें लोग आजादी के नारे लगाते दिख रहे हैं। पीओके के लोग अपनी हुकूमत को भारत के साथ जुड़ने की धमकी भी दे रहे हैं, क्योंकि पीओके के शहरों, कस्बों और गांव के लोग भोजन की कमी, आसमान छूती महंगाई और ज्यादा टैक्स से परेशान हैं। और यही वजह है कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि यही समय है, सही समय है, भारत पीओके के लोगों को अपने यहाँ जगह दे। दरअसल जिस तरह गरीबी और कंगाली के दलदल में पड़ोसी मुल्क धंसता जा रहा है, ऐसे में संभव है कि आने वाले वर्षों में गृह युद्ध के बाद उसके कई टुकड़े हो जाएं और पीओके की जनता खुद ब खुद तिरंगा झंडा उठा ले। उत्तराखंड के सभी मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा, जिसमें दूसरे विषयों के साथ साथ संस्कृत की शिक्षा भी दी जाएगी। दिल्ली को G20 की तर्ज पर सजाने की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली की लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने साकेत इलाके का निरीक्षण किया और दिल्ली की खूबसूरती को G20 की तरह मेंटेन रखने के लिए एक एजेंसी को हायर करने की बात कही। पिछले 6-8 महीने से G20 के ही एरियाज में काम हो रहा था, अब वैसा ही सौंदर्यकरण पूरी दिल्ली में किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में माफिया पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम का निर्देश मिलने के बाद अमरोहा के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने प्राइवेट बस संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मंत्री संजय गंगवार ने सड़क पर दौड़ रही एक डग्गामार बस को सीज कर दिया। नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो वहां के शासक किम जोंग उन रूस की पोर्ट सिटी व्लादिवोस्तोक पहुंच गए। खबरों की माने तो व्लादिवोस्तोक में ही किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। किम की पिछले 4 साल से अधिक समय में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। ये कोरोना महामारी के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले साल 2019 में पुतिन से मिलने के लिए किम व्लादिवोस्तोक गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस को 122 और 152 mm के गोलों की जरूरत है, जिसका स्टॉक उसके पास खत्म हो रहा है।
रूस नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स के अलावा एंटी टैंक मिसाइलें भी लेना चाहता है। इसके बदले में नॉर्थ कोरिया रूस से सैटेलाइट और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की मांग कर सकता है। किम जोंग उन अपने देश के लिए अनाज भी चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया खाद्यान्न संकट से गुजर रहा है। वैसे इसी साल जुलाई में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने किम जोंग उन के हथियारों के जखीरे का जायजा लिया था। यही वजह है कि किम जोंग उन की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, खासकर अमेरिका की, जिसकी नॉर्थ कोरिया और रूस दोनों के साथ पुरानी दुश्मनी है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जबकि रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ मजबूत कर रहा है। लिहाजा अमेरिका ने किम की रूस यात्रा को लेकर दोनों देशों को चेतावनी भी दी। We're going to monitor very closely the outcome of this meeting. I will remind both countries that any transfer of arms from North Korea to Russia would be in violation of multiple United Nations Security Council resolutions. And we, of course, have aggressively enforced our sanctions against entities that fund Russia's war effort, and we will continue to enforce those sanctions and will not hesitate to impose new sanctions if appropriate. अमेरिका के साथ ही साउथ कोरिया ने भी किम के रूस दौरे पर बारीक नजर रखने की बात कही। 북러 간 무기 거래, 기술 이전과 관련된 협상이 진행될지에 대해서 예의주시하고 있습니다. वहीं खबर है कि पुतिन अपने दोस्त किम जोंग उन को विशेष रात्रि भोज देंगे। जबकि दोनों नेताओं के बीच रूस के फार ईस्ट में बातचीत होगी। हालांकि जगह और समय को अभी गोपनीय रखा गया है। यही नहीं, पुतिन और किम की मुलाकात के बाद किसी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी योजना नहीं है। तो शायद इस मुलाकात को सीक्रेट रखने के लिए ही किम जोंग उन चुपचाप अपनी बख्तरबंद ट्रेन पर सवार हुए और रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंच गए। उन्होंने अपने देश की राजधानी प्योंगयांग से करीब 780 किलोमीटर का सफर करीब 20 घंटे में तय किया। इस दौरान किम जोंग की बख्तरबंद ट्रेन ताइयांगो 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। बहुत कम स्पीड वाली ये ट्रेन रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में तो घुसती नजर आई, लेकिन इससे पहले तक इस ट्रेन को कोई ट्रेस नहीं कर पाया। जानकारी के मुताबिक किम जोंग उन की प्राइवेट ट्रेन में उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी के इंचार्ज भी थे। जबकि नॉर्थ कोरिया न्यूज के मुताबिक कोरियाई सेना के मार्शल री प्योंग चोल भी किम के साथ रूस गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की बख्तरबंद ट्रेन में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं। इससे ट्रेन और भारी हो गई और उसकी रफ्तार कम हो गई। लेकिन किम जोंग उन की ये निजी ट्रेन जितनी आलीशान है उतनी ही सुरक्षित भी है। किम की प्राइवेट ट्रेन में दर्जनों सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं जो ट्रेन के रूट को स्कैन करते रहते हैं। साथ ही आने वाले रेलवे स्टेशन पर बम और दूसरे खतरे को टालने का काम भी करते हैं। किसी भी आपात स्थिति के लिए इसमें सैटेलाइट फोन, टीवी, कॉन्फ्रेंस रूम और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस बख्तरबंद ट्रेन में 22 बोगियां हैं, जिनमें किम जोंग उन की मर्सिडीज कारें भी चलती हैं। लगभग 250 मीटर लंबी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन के सारे डिब्बे बख्तरबंद हैं, जिन पर गोली बारूद का कोई असर नहीं होता। इस ट्रेन के निकलने से ठीक पहले एक और प्राइवेट ट्रेन उसी पटरी से चलती है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पीछे पीछे किम की शाही ट्रेन होती है, जिसके बाद एक और ट्रेन भी रहती है जिसमें अतिरिक्त सिक्योरिटी और बाकी चीजें रहती हैं। सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने 50 के दशक में किम जोंग के दादा को ये ट्रेन तोहफे में दी थी। उसके बाद साल 1950 में कोरियन युद्ध के दौरान उन्होंने इसी ट्रेन को अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया था और यहीं से दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी रणनीति बनाई थी। लग्जरी लाइफ जीने के लिए प्रसिद्ध किम जोंग उन की इस ट्रेन में राजसी ठाट बाट की भी सारी व्यवस्था है। इसकी हर बोगी में विशाल बाथरूम और डाइनिंग हॉल तक है। चूंकि इसमें सफर कर रहे लोग आमतौर पर या तो किम के परिवार वाले या खुद किम जोंग उन होते हैं, लिहाजा इन सब के लिए खाने पीने का खास इंतजाम रहता है। ट्रेन में दुनिया के लगभग सभी हिस्सों के खास व्यंजन बनाने वाले शेफ मौजूद होते हैं। इसके अलावा लंबे सफर के दौरान बोरियत को दूर करने के लिए डांसर्स और सिंगर्स की टीम भी रहती है। इंटरनेशनल मीडिया की माने तो किम का मन बहलाने के लिए ट्रेन में चीयर लीडर्स भी होती हैं। इन चीयर लीडर्स को लेडी कंडक्टर भी कहा जाता है, जिन्हें मोटी सैलरी दी जाती है। पूरे देश से इसके लिए खूबसूरत लड़कियां छांटी जाती हैं जो ट्रेन में किम की खातिरदारी करती हैं। 2015 में तो लंबी, पतली और खूबसूरत लड़कियां तलाशने के लिए नॉर्थ कोरिया में एक अभियान चलाया गया था। खूबसूरत लेडी कंडक्टर्स के अलावा किम की प्राइवेट ट्रेन में हर कोच में मनोरंजन के लिए टेलीविजन भी है। हालांकि इसमें कुछ ही चैनल आते हैं जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया की जानकारी देते हैं। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की प्राइवेट ट्रेन एक चलता फिरता किला है।
जिसकी सिक्योरिटी तो तगड़ी है ही, हर जरूरी सुविधा से भी लैस है ये ट्रेन। लेकिन सवाल यह है कि किम इसी ट्रेन से सफर क्यों करते हैं? कहा जाता है कि किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल को हवाई यात्रा से डर लगता था, लिहाजा वो ट्रेन से ही सफर करते थे। लेकिन बाद में किम जोंग उन ने भी उनकी इस आदत को अपना लिया और ट्रेन को ही सफर का जरिया बना लिया। हालांकि सत्ता संभालने के बाद 2018 में उन्होंने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की थी। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए रूस में बने विमान से डेलियन शहर गए थे, जबकि नॉर्थ कोरिया में यात्रा के लिए वो अपने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं। किम के इस प्राइवेट जेट में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें वो काम करते, बैठकें करते नजर आते रहे हैं। जबकि शहर के अंदर यात्रा करने के लिए वो अपनी पसंदीदा मर्सिडीज बेंज एस क्लास कार का इस्तेमाल करते हैं। किम की ये पसंदीदा मर्सिडीज बेंज एस क्लास कार 2018 में हुई अंतर कोरियाई शिखर सम्मेलन के दौरान भी नजर आई थी। इस दौरान उन्होंने अपने अंगरक्षकों के साथ सीमा पार की थी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक ही दिन में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को सांप ने डस लिया। यूपी के फर्रुखाबाद में सांप के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सांप के काटने का शिकार हुए लोगों को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के गोंडा जिले में 6 पशु लंपी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। लंपी वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पशु विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं गायों के वैक्सीनेशन के लिए 54 टीमों का गठन किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। प्रियंका गांधी ने देवरी गांव में राहत, पुनर्वास और जनजीवन की बहाली के प्रयासों की समीक्षा की। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हिंसा एक बार फिर भड़क गई है। आज सुबह हुई गोलीबारी में कुकी समुदाय के 3 लोगों की मौत हो गई। टीएमसी सांसद नुसरत जहां की आज ईडी दफ्तर में पेशी हुई। फ्लैट बेचने में की गई धोखाधड़ी के एक मामले में ईडी ने नुसरत जहां से पूछताछ की। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन का खिताब जीतने के साथ ही टेनिस की दुनिया के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। हम आपको बता दें कि यूएस ओपन जीतने के साथ ही जोकोविच सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले टेनिस स्टार पुरुष बन गए हैं। साथ ही सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड 70 के दशक की महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के नाम था। जोकोविच और मार्गरेट कोर्ट के बाद अब इस लिस्ट में अमेरिका की सेरेना विलियम्स हैं, जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। इसके बाद स्टेफी ग्राफ और राफेल नडाल का नंबर आता है, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। लिस्ट में अगला नाम रॉजर फेडरर का है, जिनके पास 20 ग्रैंड स्लैम है। 36 साल के जोकोविच ने सबसे ज्यादा उम्र में यूएस ओपन जीतने वाले खिलाड़ी का भी रिकॉर्ड बनाया है। यही नहीं, सबसे ज्यादा समय तक नंबर 1 रैंकिंग पर बने रहने का रिकॉर्ड भी जोकोविच के ही नाम है, जो अलग अलग समय में कुल 390 हफ्ते यानी करीब 7.5 साल तक नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। 20 साल लंबे करियर में जोकोविच 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 7 बार विंबलडन, 4 बार यूएस ओपन और 3 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में डेनियल तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि सिर्फ देश के पूर्वी शहर डेरना में 2000 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से 6000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। क्योंकि लीबिया का पूर्वी इलाका डेनियल तूफान की चपेट में आ गया था। तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने लगी और फिर शुरू हुआ बारिश का सिलसिला, जो पिछले कई दिनों से जारी है। इतनी बारिश हुई जितनी पिछले कई सालों में लीबिया में नहीं हुई। बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा तो सड़कों पर सैलाब बहने लगा। स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिस सब बंद करने पड़े। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, पूर्वी लीबिया में लोगों को अब भी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपदा के बीच लीबिया सरकार ने 3 दिनों के शोक की घोषणा की है और देश भर में झंडों को आधा झुकाने का आदेश भी दिया है, क्योंकि अभी भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। और लीबिया के पूर्वोत्तर में बसे डेरना, सुसा, मार्ज, बेनगाजी, मिस्तारा जैसे शहर पूरी तरह से अभी बाढ़ में डूबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि तूफान के बाद पहाड़ों से घिरे डेरना शहर के ऊपरी हिस्सों में बने बांध टूटने से ये आपदा आई। अधिकारियों ने बताया कि 2 डैम पूरी तरह से टूट गए।
बांध टूटने से करीब 330 लाख क्यूबिक मीटर पानी शहर के अंदर घुस गया, जिसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर था। डेरना शहर में हर तरफ सैलाब की सुनामी देखी गई। सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा। देखते ही देखते लोगों के घरों में नदियां बहने लगी। जहां तक नजर जा रही थी, पानी ही पानी नजर आ रहा था। डैनियल तूफान की चपेट में आने के बाद डेरना शहर को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जिन तक तत्काल मदद नहीं पहुंच पाई वो शहर छोड़कर भागते दिखे, क्योंकि उन्हें डर था कि सैलाब उनके लिए जानलेवा न साबित हो जाए। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया तो कई के छतों के ऊपर से भी नदी बहती दिखी। ऐसे में लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़ना ही बेहतर समझा। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें सड़कों पर लोगों को बहते हुए देखा जा सकता है। हालांकि सरकार ने अब तक इनकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि सेना की ओर से कहा गया है कि बांधों के ढहने से कुछ लोग बहकर समुद्र में समा गए। पूर्वी लीबिया में लोगों को बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बावजूद पूर्वी लीबिया के अलग अलग शहरों में रह रहे लोग अपने अपने घर को छोड़कर भागते दिखे। जो लोग गाड़ी से दूसरे शहर जाने की कोशिश में थे वो जहां तहां फंसे दिखे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग गाड़ियों के अंदर फंसे दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में सड़कों पर गाड़ियां ऐसे बहती दिख रही हैं जैसे कोई तिनका पानी में बह रहा हो। और जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां घरों के बाहर पार्क कर रखी थी उन्हें भी सैलाब अपने साथ बहा ले गया। डैनियल तूफान की वजह से पूर्वी लीबिया के कई शहरों में लोगों के घर और सरकारी संपत्तियां नष्ट हो गई हैं। बताया ये जा रहा है कि अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन मलबे में दबे लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीम को दिक्कतें आ रही हैं। वजह है कि भारी बारिश का जारी रहना और जगह जगह रेस्क्यू टीम का बाढ़ में फंस जाना। रेस्क्यू अभियान में शामिल लीबियाई सेना के कई जवान भी इस तूफान के कारण मारे गए हैं और कई लापता हैं। तूफान और बाढ़ की चपेट में कई इमारतें आ गईं और फिर ऊंची इमारतों की जगह मलबे का ढेर दिखने लगा। जगह जगह गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ी दिख रही थी। बताया जा रहा है कि तूफान की वजह से सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रूस की यूराल एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 167 यात्री सवार थे, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान किसी को चोट नहीं आई। यूक्रेन के दोनेत्स्क में पुतिन और जेलेंस्की के सैनिकों के बीच जंग तेज हो गई है। रूसी सैनिकों को दोनेत्स्क से खदेड़ने के लिए यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर होवित्जर तोप से हमले किए। दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक हवाई का किला हुआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है। ज्वालामुखी से लगातार लावा निकल रहा है। वहीं हवाई आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने लोगों से ज्वालामुखी से दूर रहने की अपील की है। यूपी के आगरा में खुदाई के दौरान नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। नरकंकाल बक्से के अंदर बंद रखा था, जिसे देखकर खुदाई कर रहे मजदूरों के होश उड़ गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक ट्रक के लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई है। बताया गया कि ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पहाड़ से टूटकर एक चट्टान ट्रक पर जा गिरी, जिसकी चपेट में आते ही ट्रक कई फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए। चट्टान के मलबे के साथ ट्रक जहां खाई में गिरा, वहां दूर दूर तक उसके टूटे हुए हिस्से हर तरफ बिखरे नजर आए। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। ट्रक में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सड़क पर दूर दूर तक पहाड़ से गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों का मलबा नजर आया, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया और गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने खाई में फंसे शवों को बाहर निकाला। इसके साथ ही रामबन के बनिहाल इलाके में हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिशें भी तेज कर दी गईं, जिसके लिए मशीनों की मदद से सड़क पर गिरी चट्टानों को हटाया गया। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में भी हुई भारी बारिश की वजह से करीब 20 लोगों की जान चली गई है। पिछले 2 दिनों में आसमान से बरसी इस आफत ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया, जिसकी एक तस्वीर बारिश की मार से बेहाल बाराबंकी से भी सामने आई, जहां पूरा का पूरा शहर एक टापू की तरह दिखाई दिया।
जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। खेत खलियान, मकान, दुकान सब के सब पानी में डूबे दिखाई दिए। सड़कों पर पानी ऐसे बहता दिखा कि मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। सैलाब के इस सितम का शिकार हुए लोगों को सड़कों पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। कमर के ऊपर तक भरे इस पानी में निकलने की कोशिश के दौरान एक बाइक सवार भी उसमें फंसा दिखाई दिया। वहीं कुछ लोगों ने आवाजाही के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया। जो स्थिति आज है वो कल से भी ज्यादा बदतर हो गई है। ऐसे में बाराबंकी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल चला रही थी, 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया था। इस बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर सड़कें टूटकर पानी के साथ बह गईं, जिससे आवाजाही रुक गई और कुछ इलाकों का संपर्क भी कट गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में भारी बारिश की वजह से कुछ इलाकों में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि स्कूल जाने वाले बच्चों को मजबूरी में अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। क्योंकि बारिश की वजह से नाले उफान पर आ गए और उसके ऊपर बनी छोटी पुलिया पर पानी तेज रफ्तार में आ गया। बताया गया कि कुल पहाड़ इलाके के खैरारी गांव में कोई बड़ा पुल न होने की वजह से गांव के लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं और हर बारिश से वहां हालात इसी तरह बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले छात्रों को भी इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। डर लगता है लेकिन पढ़ना है तो नाला पार करना पड़ता है। यूपी के मुरादाबाद में भी बारिश से हालात इतने बिगड़ गए कि शहर का शहर टापू बना दिखाई दिया। हर तरफ कई फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। हालात ये हो गए कि जिन रास्तों में लोग कल तक गाड़ियों से या पैदल चला करते थे, वहां आज आवाजाही के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। भारत के जिस नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक तरीके से पूजा पाठ कर उद्घाटन किया था, उसकी शुरुआत संसद के विशेष सत्र से होगी। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया। बताया गया कि नए भारत की उम्मीदों के प्रतीक इस नए संसद भवन में विशेष सत्र की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नए संसद भवन में विशेष सत्र का दूसरे दिन का कामकाज होगा, जिससे पहले विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। 5 दिनों के लिए बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर का कामकाज पुराने संसद भवन में ही होगा और इस मौके पर पुराने संसद भवन को विदाई दी जाएगी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इस शुभ मौके पर नए संसद भवन में विधि विधान से प्रवेश तो होगा ही, साथ ही औपचारिक रूप से कामकाज की शुरुआत भी होगी। यानी नए संसद भवन में कामकाज शुरू होने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। जाहिर है नया संसद भवन विशेष सत्र की कार्यवाही के लिए तैयार है और अब नए संसद भवन की तरह यहां काम करने वाले कर्मचारी भी नए लिबास में नजर आएंगे। यानी नए संसद भवन में सांसदों और कर्मचारियों के अलावा सब कुछ नया नया दिखेगा। क्योंकि नए सत्र की मेजबानी के लिए तैयार इस नए भवन के कर्मचारियों के बदन पर उनकी पुरानी पोशाक वाली पहचान नहीं होगी। नए संसद भवन के तमाम कर्मचारियों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया गया है। सूत्रों के मुताबिक संसद भवन के कुल 271 कर्मचारियों को नई वर्दी दे दी गई है। दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में तैनात कर्मचारियों की वर्दी एक जैसी होगी। विधायी काम में लगे कर्मचारियों की शर्ट क्रीम कलर की होगी, जिस पर कमल का निशान होगा। इसके अलावा उनके लिए खाकी पैंट होगी। इसके ऊपर कर्मचारी क्रीम कलर की जैकेट डाल सकेंगे, जबकि संसद की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों की वर्दी आर्मी कैमोफ्लेज होगी। अब तक वे नीली सफारी पहनते आए हैं। यही नहीं, संसद में तैनात मार्शल मणिपुरी पगड़ी भी पहनेंगे। बताया गया कि नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। वर्दी जेंडर न्यूट्रल होगी। लेकिन नए संसद में कामकाज शुरू हो उससे पहले ही यहां काम करने वाले कर्मचारियों की नई पोशाक को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसकी बड़ी वजह वो कमल निशान है, जिसे राष्ट्रीय फूल का दर्जा हासिल है। और यही कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। चूंकि यही कमल का निशान विधायी काम में लगे कर्मचारियों की क्रीम कलर की शर्ट पर दिखेगा, इसलिए कांग्रेस की तरफ से विरोध के सुर सुनाई पड़ने लगे। अगर इस तरीके से मार्शल पे कमल के फूल लगाए गए तो इसका विरोध किया जाएगा, इसकी मुखालफत की जाएगी। इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप मनिकम टैगोर ने भी वर्दी पर कमल निशान को लेकर सोशल मीडिया के जरिए सवाल खड़े किए। मनिकम टैगोर ने पूछा कि कमल का फूल ही क्यों, मोर या टाइगर क्यों नहीं हो सकते। सवाल उठे तो बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने सनातन के प्रतीकों से कमल के रिश्ते के बहाने कांग्रेस की मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। सनातन से कांग्रेस पार्टी अलग चली गई है। हाँ, कमल को भारतीय सनातन परंपरा में क्या स्थान दिया गया है। मैं कांग्रेस के लोगों से एक ही बात कहूंगा, थोड़ा तो बड़ा दिल दिखाइए।
चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की कामयाबी के बाद भारत अब समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करना चाहता है और इसके लिए बहुत जल्द मिशन समुद्रयान की शुरुआत होने वाली है, जिसकी जानकारी केंद्रीय भू विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर दी। किरेन रिजिजू ने मिशन समुद्रयान से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वीडियो में किरेन रिजिजू समुद्र में भेजे जाने वाले समुद्रयान यानी एक तरह के सबमर्सिबल में बैठे नजर आए। मिशन समुद्रयान से जुड़े वैज्ञानिक इस दौरान रिजिजू को सबमर्सिबल के सिस्टम और काम करने का तरीका समझाते नजर आए। So when we go to the depth of 6,000 meters, that is 6 kilometers inside deep. Correct. What is the change which you can feel here? Despite all the protection. इस दौरान वैज्ञानिकों ने बताया कि समुद्र की गहराई में जाकर ये सबमर्सिबल कैसे काम करेगा। It will be completely atmospheric pressure and there is no temperature. Temperature is here, it is insulated because outside temperature and our heat is there because of the components. समुद्र की गहराइयों में उतरने वाले इस सबमर्सिबल का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है, जो गहरे समुद्र में उतरकर तरह तरह की रिसर्च करेगा और समुद्र में मौजूद जल जीवन के साथ साथ वहां मौजूद बहुमूल्य मेटल्स की भी तलाश करेगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक भारत के मिशन समुद्रयान का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है, जो समुद्र में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इस सबमर्सिबल को NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 2 साल में बनाया है। पूरी तरह स्वदेशी मत्स्य 6000 को टाइटेनियम एलॉय से बनाया गया है। ये सबमर्सिबल 6 किलोमीटर की गहराई में समुद्र तल के दबाव से 600 गुना अधिक दबाव झेल सकता है। आकार में गोल इस सबमर्सिबल का व्यास 2.1 मीटर है, जिसमें एक बार में 3 लोग समुद्र के गहराई में उतर सकते हैं। इस सबमर्सिबल को एक बार में 12 से 16 घंटे के मिशन पर भेजा जा सकता है, यानी इसके समुद्र में उतरने, 6 किलोमीटर की गहराई तक जाने और फिर वापस आने में 12 से 16 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि किसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए सबमर्सिबल में 96 घंटे की इमरजेंसी एंड्योरेंस है, यानी किसी मुश्किल में फंसे तो 96 घंटे तक इसमें बैठे लोगों के लिए ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाएं मिलती रहेंगी। मिशन समुद्रयान की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि भारत के मिशन समुद्रयान से समुद्र के इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्लू इकोनॉमी के विजन की तस्दीक करता है, क्योंकि इस मिशन के जरिए गहरे समुद्र में बहुमूल्य धातुओं की तलाश की जाएगी। सरकार का मकसद इस यान की मदद से गहरे समुद्र में मिलने वाले कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसी धातुओं की तलाश करना है। जानकारी के मुताबिक मत्स्य 6000 को बनाने में 2 साल का समय लगा है। 2024 की शुरुआत में चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा और सब कुछ ठीक रहने पर 2026 में इसे गहरे समुद्र में लॉन्च कर दिया जाएगा। मानव युक्त सबमर्सिबल भेजने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश है। इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ऐसे सबमर्सिबल समुद्र में उतार चुके हैं। गहरे समुद्र में ऐसे सबमर्सिबल को भेजना आसान नहीं होता है। इसी साल जून में अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाले टाइटन नाम के सबमर्सिबल में धमाका हो गया था और उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी। Zee News।